संडे इवनिंग का टाइम था। डॉक्टर शंकर और उनका बेटा अभिषेक घर में रिलैक्स कर रहे थे। बहुत अच्छा सा लाइट सा माहौल था कि सडनली उनका फोन बजता है। फोन पे जो बात उन्हें बताई जाती है उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। उनको बताया जाता है कि उनके घर की गाड़ी जो कि उनके पिताजी चला रहे थे वो दूर एक खाई में गिर गई है। वो लोग पैनिक करते हैं और ड्राइव करते हैं उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए। वो दोनों लोकेशन पे पहुंचते हैं और वहां से वो नीचे देखते हैं कि उनकी गाड़ी खाई में गिरी हुई है और उससे धुआं निकल रहा है। वो बहुत पैनिक हो जाते हैं और किसी तरह से नीचे उतरते हैं, गाड़ी तक पहुंचते हैं। वो किसी तरह से गाड़ी तक पहुंचते हैं और गाड़ी का जब वो दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि उसके अंदर उनके पिताजी हैं जिनकी अब डेथ हो चुकी है। पिताजी की डेड बॉडी देख के जो झटका उन्हें लगा था उससे कई ज्यादा झटका उन्हें तब लगा जब उन्होंने डिटेल में उस बॉडी को देखा। उस बॉडी पे एक भी बाल नहीं था और ना ही उस पे दांत थे। ये कैसा एक्सीडेंट था जिससे डेड बॉडी के बाल और दांत गायब हो गए? क्या ये नॉर्मल एक्सीडेंट था या कुछ और? हम सब सोचते हैं कि हमारे दुश्मन, हमारा बुरा चाहने वाले बाहर के लोग होते हैं। पर आप क्या करोगे अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी बर्बाद करने वाला, आपका बुरा चाहने वाला, आपको तबाह करने वाला आपके घर के अंदर का ही आदमी हो, आपका अपना हो? क्या करोगे फिर? हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी हमें अभिषेक शंकर ने भेजी है एंड ये एक ब्लैक मैजिक की स्टोरी है, हार्ट रेंचिंग स्टोरी है एंड मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे दोबारा से आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आई नो एंड यू ऑल्सो नो कि वीडियो अमेजिंग होने वाला है। दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत सारी कहानियां ढूंढता हूँ, फिर उनको ऑथेंटिकेट करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि रियल लाइफ स्टोरीज ही आपके सामने लेके आऊँ और आज की कहानी भी एक रियल लाइफ स्टोरी ही है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे अभिषेक ने भेजी है, अभिषेक शंकर। एंड अभिषेक अभी मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है रोमानिया में। अभिषेक बताता है कि बचपन में ना अभिषेक को लगता था कि उसकी जो फैमिली ना वो दुनिया की सबसे बेस्ट फैमिली है। वो एक ड्रीम लाइफ जी रहा था, एक ड्रीमी फैमिली है। अभिषेक के फादर एक मशहूर हार्ट सर्जन है, डॉक्टर शंकर। डॉक्टर शंकर के पास सब कुछ है, अपने सिटी में नाम, रिस्पेक्ट, पैसा, खुद का हॉस्पिटल, लाइक एवरीथिंग। अभिषेक के फादर डॉक्टर शंकर सिर्फ एक परफेक्ट डॉक्टर नहीं थे, वो एक परफेक्ट फादर भी थे। वो हमेशा से ना घर में वार्मथ बना के रखते थे। अभिषेक की मदर मीरा जी, वो भी एक डॉक्टर थी, पर वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी थी। वो पूरे घर को ना संभाल के रखती थी। इनके घर में हमेशा प्यार, मोहब्बत और एकदम वार्मथ रहती थी। अभिषेक की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम सिया था और वो घर की जान थी। सिया ना बहुत प्यारी सी थी और सिया की एक बहुत मज़ेदार चीज़ थी, सिया के पास एक छोटी सी डॉल थी जो हर वक्त उसके साथ रहती थी। सिया ने उसका नाम पिया रखा हुआ था और वो उसको अपनी लिटरली बहन कंसिडर करती थी और उसकी बातें देख के ना अभिषेक बहुत ही हंसा करता था। इसके अलावा अभिषेक की फैमिली में उसके दादा दादी थे जो हर वक्त, हर सेकेंड डॉक्टर शंकर की वेलबींग के लिए प्रे करते थे। अच्छा, डॉक्टर शंकर ने एक परफेक्ट फैमिली मैन थे। चाहे फैमिली नाइट्स हो, चाहे मूवी नाइट पे जाना हो, फैमिली फंक्शंस हो, स्कूल फंक्शंस हो, डॉक्टर शंकर हर इवेंट में प्रेजेंट रहते थे, चाहे हॉस्पिटल में कितनी ही भीड़ हो रही हो, कितने वो बिजी हो। अच्छा, इनके खुशहाल परिवार में ना एक और मेंबर था, उनका नाम था राघव भैया। राघव भैया डॉक्टर शंकर के कजन थे, पर वो सिर्फ कजन नहीं थे, वो इस फैमिली के सबसे चहीते मेंबर थे। चाहे सिया को होमवर्क कराना हो, चाहे दादी की दवाई लेनी हो, चाहे अभिषेक को क्रिकेट प्रैक्टिस करानी हो, हर चीज में राघव भैया इन्वॉल्व रहते थे। राघव भैया ना दिन भर घर पे ही रहते थे और सारे घरों के काम में ना हर चीज में वो इन्वॉल्व भी होते थे और हाथ भी बटाते थे। मीरा जी भी अक्सर कहती कि राघव के होने से कितना अच्छा लगता है ना घर पे, बच्चों को भी कितना लगाव हो गया है इससे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और बिल्कुल सेफ चल रहा था कि एक दिन अभिषेक के दूसरे ताऊजी के घर में फंक्शन था और वहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलते हैं। वहाँ पे यूजुअल चीज चल रही थी, म्यूजिक, खाना पीना, हंसी मजाक। वहाँ पे सारे लोग मिलकर ना डॉक्टर शंकर की तारीफ कर रहे थे। क्या बात है शंकर, इतनी कम उम्र में हॉस्पिटल खोल लिया भाई, क्या बात है। फिर किसी ने राघव भैया की तरफ देखा और टॉन्ट मारते हुए बोला, राघव बेटा तुम भी कुछ बड़ा करो लाइफ में, सिर्फ हीरो के साथ फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद सब हंस दिए, राघव भी हंसा, पर राघव की हंसी में थोड़ी ऑकवर्डनेस थी। डॉक्टर शंकर तुरंत राघव के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, जैसे मेरे लिए अभिषेक और सिया है ऐसे राघव है, मेरा भाई है ये। बात वहीं खत्म हो गई, पर अभिषेक लिखता है कि अब जब वो पीछे मुड़ के देखता है ना तो वो रियलाइज करता है कि उस दिन राघव भैया कुछ ज्यादा ही चुप हो गए थे और वो ना किसी ने उस समय पे रियलाइज नहीं किया। घर आने के बाद मीरा जी ने राघव के पास जाके उससे बात करी और उन्हें बोला कि तू बुरा मत मानना, लोग तो कुछ भी बोलते हैं लेकिन तू बिल्कुल उनकी बातों को दिल से मत लगाना। और फिर लाइफ एकदम नॉर्मली चल रही थी कि अभिषेक बताता है कि लाइफ में पहली बार उसको पता चला कि बैड लक क्या चीज होती है।
उसकी दादी जो एकदम ठीक थी, फिजिकली फिट थी, उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो एकदम से बीमार पड़ती है। पहले बेसिक सा बुखार उनको होता है, पर वो धीरे धीरे वो बुखार बढ़ते बढ़ते कुछ और ही रूप ले लेता है। फीवर तो नॉर्मली लगा, घर वालों ने भी सोचा कि सीजनल फ्लू होगा या सीजनल बुखार है, फिर उसके बाद मेडिसिन दी गई, टेस्ट करवाए गए, लेकिन फिर चीजें अजीब होने लगी। उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। वो कहती थी कि सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आती थी। डॉक्टर्स क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे थे। कुछ ही दिनों में उनके घुटने भी साथ छोड़ने लगे। जो दादी रोज मंदिर तक जाती थी, अब वो बेड से उठना भी मुश्किल हो गया था उनका। इतना ज्यादा मुश्किल कि उन्हें टॉयलेट यूज करने के लिए भी नर्स रखनी पड़ गई थी। हमारी समझ के बाहर था कि ये सब अचानक कैसे हो गया है। ना वो ज्यादा ओवरवेट थी, ना कभी उन्हें कोई तकलीफ हुई थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि तबीयत ऐसी खराब कैसे हो गई। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से घर का माहौल बहुत नेगेटिव हो गया था। हर कोई बहुत ही उदास और परेशान रहने लगे थे। सब लोग टेंशन में तो रहते ही थे। धीरे धीरे दादी ने खाना पीना भी छोड़ दिया। दादी बताती थी कि उनको बिल्कुल खाने का टेस्ट नहीं आता है। दादी की फेवरेट डिश में से ना रसमलाई एक थी, पर अब जब उनके रसमलाई या कोई भी उनकी फेवरेट डिश लाई जाती थी, वो हाथों हाथी उसे उल्टी कर देती थी। उनके सारे दांत निकल गए थे एक एक करके, वो भी एक हफ्ते के अंदर, और उनके बाल, द हेयर वर कंप्लीटली गॉन। डॉक्टर शंकर ने हर पॉसिबल स्पेशलिस्ट को दिखाया, बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, लेकिन अभिषेक बताता है कि पहली बार उसने देखा कि उसके पापा हार रहे थे। उनके हाथ में सबके लिए जान बचाने की ताकत थी, पर दादी के लिए नहीं। और फिर एक रात उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। शी कुड नॉट ब्रीथ। और अभिषेक लिखता है कि उसको आज भी याद है कि पापा भाग के गए और पापा ने उनको नेबुलाइजर लगाया, बट विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑफ पुटिंग द नेबुलाइजर उनकी नोज ब्लीडिंग होनी शुरू हुई एंड शी लेफ्ट अस। सबका रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उनके परिवार की सबसे प्यारी मेंबर थी दादी। और जिस तरह से उनकी डेथ हुई, वो जो दर्दनाक डेथ हुई थी, उसने सबको अंदर से हिला दिया था। खैर, सबने यही सोच के बस अपने दिल को संभाला कि ये तो होना ही था, ओल्ड एज है, एंड देन होने को कौन ही टाल सकता है। फिर दादी के रिचुअल्स हुए। पंडित जी घर आए और सारे रिचुअल्स पूरे होने के बाद पंडित जी ने डॉक्टर मीरा को साइड बुला के बोला, मुझे आपके घर में कुछ खराब दिख रहा है, एक बार शंकर जी को लेके आना मेरे पास। मीरा जी बात सुन के बहुत घबरा गई, पर जब उन्होंने डॉक्टर शंकर से इस बारे में बात किया तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, क्योंकि वो ना तो पूजा करते थे, ना वो ये सब बिलीव करते थे। वो डॉक्टर थे ना, बहुत प्रैक्टिकल थे। सो बात वहीं की वहीं रह गई और फिर धीरे धीरे सब कुछ इतना नॉर्मल हो गया कि मीरा जी ये बात भूल ही गई। अभिषेक बताता है कि उसको याद है कि इतने लोगों के बीच भी घर अजीब तरह से खाली लग रहा था। डॉक्टर शंकर बिल्कुल चुप हो गए थे, बस रस्में निभा रहे थे, जैसे अंदर से सब कुछ टूट चुका हो। हर जगह राघव भैया नजर आते थे, कभी अरेंजमेंट्स करते हुए, कभी पंडित से बात करते हुए, मेहमानों को संभालते हुए। लोग कहते, अच्छा है राघव है, वरना शंकर तो टूट ही जाता। सबका यही मानना था कि राघव भैया सच में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है। दादी के जाने के बाद दादा और ज्यादा चुप हो गए। पहले से उन्हें अर्थराइटिस था, लेकिन दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था। अब सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और घर वाले उनको ना वॉक पे जाने के लिए मना करते हैं, पर दादाजी कहते हैं कि यार घर में मैं घुटता हूँ, थोड़ा चढ़ लूंगा तो थोड़ा ठीक लगेगा। एक शाम वो कार लेके निकले और वापस ही नहीं आए। उनका फोन घर पे ही रह गया था। रात बढ़ती गई, टेंशन भी बढ़ता गया। डॉक्टर शंकर और राघव भैया दोनों ने ढूंढने निकले, सड़कें चेक करी, पुलिस को इन्फॉर्म किया। काफी देर बाद हाईवे से बहुत दूर नीचे घाटी में कार दिखी। वो दादाजी की कार थी। कार फिसल के खाई में गिर गई थी और जब तक लोग नीचे पहुंचे दादाजी जा चुके थे। हम सब बिल्कुल टूट गए थे कि ये अचानक क्या हो रहा है हमारे घर में। दादाजी को जब लेके घर गए तो सब लोग देख के हैरान हो चुके थे कि उनकी आईज पूरी ब्लैक थी, जैसे उनमें किसी ने जानबूझ के इंक डाल दी हो। उनके सारे बाल निकले हुए से थे और सब बहुत भयानक सा दिख रहा था सब कुछ। बाद में चेक किया तो उनके दांत भी सारे निकले हुए थे। हम सब ये देख के शॉक हो चुके थे। अभिषेक बताता है कि पापा ने जब दादू को देखा, he could not believe his eyes. He has witnessed so many cases in his life, but this cannot be possible कि इतने ऊपर से गिर के सारे दांत भी टूट गए, पर बाल निकल गए। बाल कैसे निकल गए? दिस इज नो वे पॉसिबल। तभी मम्मी बहुत सोच में पड़ गई थी और उन्हें याद आया कि पंडित जी ने उन्हें बताया था, कि बोला था उन्होंने कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ इस घर पे। इस एक्सीडेंट के बाद सबसे ज्यादा जो आदमी रो रहा था वो थे राघव चाचू। वो शायद इतने ज्यादा अटैच थे कि शायद पापा से भी ज्यादा। दादू की डेथ का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वो बिल्कुल टूट चुके थे। सिर्फ 6 महीने के अंदर अभिषेक की फैमिली ने दोनों बुजुर्ग को खो दिया था। फ्यूनरल के बाद जब वो वापस घर आए ना, तो उसका घर का माहौल बहुत चेंज हो गया था। अब ना तो वहाँ टीवी चलता था, ना म्यूजिक, ना हंसी, बस एक अजीब सी शांति थी। वही घर जो पहले जिंदा लगता था, अब सिर्फ दीवार और सामान लगता है। इस पूरी सिचुएशन के बीच में थे डॉक्टर शंकर, एक ऐसे डॉक्टर जो रोज दूसरों के माँ बाप को बचाते थे, पर अपने माँ बाप को नहीं बचा पाए। ही यूज्ड टू से कि मैं हार गया हूँ,
अपनी जिंदगी में हार गया मैं। जिन्होंने मुझे बनाया, इस काबिल बनाया, वो आज मेरी सक्सेस देखने के लिए जिंदा ही नहीं है। डॉक्टर शंकर धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए और इसी कारण उनके हॉस्पिटल्स में काफी पेशेंट्स कम होने लगे। डॉक्टर शंकर ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने रूम में ही बिताते थे और वो पेशेंट्स को कम देखते थे। डॉक्टर शंकर ने अब ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था और वो मैक्सिमम टाइम घर पे ही बिताते थे और ज्यादातर टाइम वो ड्रंक रहते थे। पूरे हॉस्पिटल का लोड मीरा जी पे आ गया था। मीरा जी बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट थी और वो अपना काम बहुत अच्छे से निभा रही थी। पूरे हॉस्पिटल को संभाला हुआ था उन्होंने। अभिषेक लिखता है कि दादा दादी के जाने के बाद घर में जो खामोशी आई थी वो धीरे धीरे ना अब आदत सी बन रही थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगला झटका इतना जालिम होगा कि वो सबको हिला के रख देगा। मीरा जी, अभिषेक की मदर, जो सबको संभाल रही थी, अब धीरे धीरे वो टूटने लगती है। मीरा जी इस परिवार के लिए एक ब्लेसिंग की तरह थी। एंड अभिषेक बताते हैं कि बार बार वो पूछता था कि मम्मा आप बहुत थके हुए लग रहे हो, तो बस मीरा जी कहती कि शायद नींद पूरी नहीं हो रही है ना, इसलिए ऐसा कुछ है नहीं, तो टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। पर धीरे धीरे अभिषेक और अभिषेक की फैमिली नोटिस करती है कि मीरा जी ने खाना भी बड़ा कम कर दिया था। शी हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट और अक्सर डॉक्टर शंकर कहते थे कि कुछ खाओ भाई, ये क्या हालत बना रखी है। तो मीरा जी बस अपनी गर्दन हिला देती थी और बस एज यूजुअल कंटिन्यू करती थी। मीरा जी का वेट तो कम हुआ था, उनके चेहरे की ना एकदम चमक भी गायब सी हो गई थी। विषय बताता है कि मम्मी, जो हमेशा घर में रोशनी ऐसी लगती थी, उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था। मीरा जी अब थोड़ी एरोगेंट और रूड भी हो गई थी। जो पहले बहुत ही नरम और सरल स्वभाव की थी, अब वो बात बात पे चिड़चिड़ाने लगती थी और किसी भी बात पे घर पे लड़ाई कर लेती थी। मैंने आपको बताया था ना, सिया की एक डॉल थी। अब वो जो डॉल थी, सिया की सबसे प्यारी डॉल, उस डॉल से भी मीरा जी को प्रॉब्लम होने लगी थी। एक दिन मीरा जी जल्दी आ गई हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स नहीं थे और हम सब लोग घर पे लंच वगैरह कर रहे थे। मीरा जी सिया को खाना खिला रही थी और सिया शी केप्ट प्लेइंग विद दैट डॉल, वो डॉल के साथ खेले जा रही थी। तो गुस्से में आगे मीरा जी ने उस डॉल को ही फेंक दिया और इससे सिया इतना रोई कि उसको चुप कराना ही मुश्किल हो गया। फिर उसकी रोने की आवाज सुन के शंकर जी और राघव भैया वो दौड़ के आए और फिर उन्होंने डॉल उसे दी और तब जाके वो शांत हुई। अच्छा, ये जो डॉल थी ना, इस डॉल की हालत भी बड़ी अजीब सी हो गई थी। उसके सारे बाल ना उखड़ गए थे, उसका फेस पूरा मैला हो चुका था, गंदा हो चुका था। पर सिया को वो डॉल बहुत ज्यादा पसंद थी। सिया के पास एक पूरा रूम था जिसमें बहुत सारी तरह की अलग अलग खूबसूरत डॉल्स थी, पर सिया को बस वही डॉल पसंद थी। अभिषेक बताता है कि वो लोग यही सोचते थे कि ये राघव भैया ने डॉल दी है, इस वजह से सिया को बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इससे। पर मॉम को उस डॉल से बहुत इरिटेशन होने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में उनका वेट तेजी से गिरने लगा, कपड़े ढीले हो गए, हाथ पतले, आंखें अंदर धंसने लगी। पापा ने ब्लड टेस्ट किए, स्कैन्स किए, रिपोर्ट फिर से क्लियर आई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम है क्या। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मीरा जी के बॉडी पे अजीब से निशान दिखने लगे, छोटे छोटे काले नीले डॉट्स, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने कोई सुई चुभई हो। और रात को वो जोर जोर से चिल्लाती थी कि उनको दर्द हो रहा है, इट्स हर्टिंग, प्लीज मुझे एनेस्थीसिया दे दो। अब एनेस्थीसिया आप समझ रहे हो ना, बेहोशी के लिए, बदन को सुन्न करने के लिए दिया जाता है। वो कितना पेन उन्हें हो रहा होगा कि वो एनेस्थीसिया मांग रही है। मीरा जी की बॉडी पे जगह जगह पे निशान आने लगे, एकदम नीडल के जैसे, पहले हाथ पे, फिर कंधे पे, फिर बॉडी पे। मीरा जी बार बार बस यही बोलती थी कि मैं कहीं टक्कर नहीं मारी है, मैं कहीं नहीं टकराई हूँ, मुझे चोट लगी ही नहीं, ये कहाँ से हो रहा है। इन निशानों का कोई रीजन और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था, पर वो जो निशान थे वो निशान बढ़ते गए। मीरा जी रात को सो भी नहीं पाती थी। वो अचानक से उठ के बैठ जाती थी, एकदम तेज सांस लेती। वो कभी कहती रूम में कोई खड़ा है और कभी कभी वो कहती कि उनको जैसे लग रहा हो कि कोई उन्हें देख रहा है। मीरा जी अक्सर ये बताती थी कि उनको सपने में एक बूढ़ा आदमी दिख रहा है जो सपने में उनको सुई चुभो रहा है। अभिषेक बताता है कि पापा मम्मी को नींद की गोलियां देने लगे थे। डॉक्टर शंकर अक्सर परिवार को समझाते कि ये स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, पर अब डॉक्टर शंकर की आवाज में उनका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था। अभिषेक लिखता है कि कई रातों तक पापा मम्मी का हाथ पकड़ के बैठे रहे, उन्हें तसल्ली देते रहे, हौसला देते रहे, पर धीरे धीरे पापा की आंखों में भी वो डर दिखने लगा था। एक दिन मीरा जी बाथरूम में बेहोश मिलती हैं। उन्हें एकदम से इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे उनको दवाइयां दी गई और मशीनें लगाई गई, लेकिन फिर वही रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल। मीरा जी की बॉडी ना एकदम धीरे धीरे कमजोर होते जा रही थी, जैसे अंदर ही अंदर ना कोई चीज उन्हें खा रही हो। मीरा जी की हालत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। अब उनके हाथ पैर एकदम ठंडे से रहने लगे थे। उनकी हार्ट बीट कभी स्लो हो जाती, कभी फास्ट। वो बस एक ही बात बोलती, शंकर मुझे बचा लो। अभिषेक बताता है कि पहली बार उसने अपने फादर को टूट के रोते हुए देखा था, वो भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर नहीं, अपनी बीवी के बेड के बगल में बैठ के। फिर एक रात मीरा जी की कंडीशन एकदम से क्रैश हो गई और डॉक्टर शंकर उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाते हैं। उनको दवाइयां देते हैं, मशीनें लगाती हैं, मशीनें बीप बीप करती रहती हैं, पर सुबह तक मीरा जी अपना दम तोड़ देती हैं।
डॉक्टर शंकर और अभिषेक इन दोनों का रो रो के बुरा हाल था। सिया सिर्फ 5 साल की थी जब ये सब हुआ। उस बेचारी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या गया है उसके साथ। अभिषेक बताता है कि इस टाइम पे सिया को राघव भैया ने बहुत अच्छे से संभाला। अगर राघव भैया नहीं होते तो पता नहीं सिया को कैसे संभालते ये लोग। इनके पास अब कोई भी नहीं बचा था। माँ भी नहीं थी, दादा दादी भी चले गए, बहुत सारे रिश्तेदार आए और सबने एक ही बात बोली कि पक्का शंकर जी किसी की ना बहुत गंदी नजर लगी है आपको। अरे हमें तो लग रहा है किसी ने कुछ करवाया है आपके लिए, ये नॉर्मली नहीं हो सकता। शंकर जी तो कोई रिएक्शन देने की हालत में ही नहीं थे, वो एकदम टूटे हुए थे। पर ये जब बातें राघव भैया ने सुनी तो राघव भैया भड़क गए। वो चिल्ला के उनपे बोलते हैं कि ये कोई टाइम ऐसी बातें करने का, फालतू बातें कर रहे हो आप लोग। कौन क्या करेगा, जो किस्मत में लिखा है वो हो रहा है। अब ऐसा भैया भगवान के लिए शंकर भैया को परेशान मत करो और आप लोग जाइए यहाँ से। लोग तो वहां से चले गए, पर अभिषेक बताता है कि उस टाइम पे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। दोस्तों उस दिन के बाद से डॉक्टर शंकर बदल गए। जो डॉक्टर खुद पेशेंट्स को होप देता था वो खुद अंदर से खाली हो चुका था। डॉक्टर शंकर का नेचर ना काफी बदल गया था। वो हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाते थे, गुस्सा करने लगते थे। एक टाइम ऐसा था जब उनके हॉस्पिटल में 45 लोगों का स्टाफ था और अब सिर्फ 12 लोग रह गए थे उस हॉस्पिटल में। ऐसा इंसान जो बहुत ही सीधा हुआ करता था वो अब छोटी छोटी बातों में नर्सों पे चिल्लाने लग रहा है, घर जाके बच्चों पे गुस्सा करने लग रहा है। और अगर उस टाइम पे राघव भैया नहीं होते तो हो सकता है बच्चे डेली मार भी खा रहे होते। डॉक्टर शंकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे और वो अभिषेक को बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते थे। वो तो उनके पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि वो इतने ज्यादा लॉस में जा चुके थे। एक बार डॉक्टर शंकर एक पेशेंट पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनकी हाथापाई हो जाती है। वो पेशेंट को इतना मारते हैं कि उसका कान फट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ बिल्स वगैरह पे नहीं करे थे। सिर्फ एक इंसान जो डोनेशन में लोगों के भले में पैसे तक नहीं लिया करता था, पैसे के ऊपर उसने एक पेशेंट का कान फाड़ दिया। उनका गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो चुका था। इसके बाद राघव भैया की मदर यानी कि अभिषेक की दादी इनके साथ रहने के लिए आती है और तब जाके डॉक्टर शंकर का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। पर हाँ, डॉक्टर शंकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे थे। अब इस दौरान सिया क्योंकि एक छोटी सी बच्ची थी वो, तो उसकी देखभाल नहीं हो पा रही थी। तो ये डिसीजन लिया गया कि सिया दादी के साथ चली गई उनके घर और वहीं से फिर वो स्कूल जाने लगी। अब सिया को गए काफी दिन बीत चुके थे, पर इस दौरान डॉक्टर शंकर ने एक बार भी सिया का हालचाल नहीं पूछा, ना ही उससे बात करी और ना ही अभिषेक से उसकी बात करवाई। यार अपने बच्चे के साथ ऐसा कौन करता है ना। जब वो दादी जो थी वो चली गई वापस, तो डॉक्टर शंकर ने फिर से बदतमीजी करनी शुरू कर दी, फिर से गुस्सा करना शुरू कर दिया। नर्सेस पे चिल्लाना, जूनियर डॉक्टर्स को डांटना। पेशेंट्स भी ना एकदम कटने लगे उनसे क्योंकि उन सबको ये लगता था कि इस डॉक्टर में ना वो पहले वाली वो जो गर्माहट थी ना वो नहीं है। धीरे धीरे उनके जितने पेशेंट्स थे सारे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होने लगे। अभिषेक लिखता है कि जो पापा के अंदर का दर्द था ना वो उनके बिहेवियर में जहर बनकर बाहर आ रहा था। इनके हॉस्पिटल की इनकम गिरने लगी थी और इन पे लोन्स का प्रेशर बढ़ने लगा था। इन लोगों को डेली बैंक के कॉल्स आने लगे, लीगल नोटिस आने लगे और हर महीने स्टाफ की सैलरीज लेट होने लगी। इन सब चीजों का डॉक्टर शंकर पे भी बहुत गहरा असर पड़ रहा था। डॉक्टर शंकर घर में रात को टेबल पे बिल्स वगैरह फैला के बैठ जाते और कई बार तो अपना सर पकड़ लेते और बस चुप हो जाते। डॉक्टर शंकर के लिए ये टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम था, पर इस पूरे टाइम पे राघव भैया उनके साथ थे, हर पल हर मिनट एक सहारा बनके। धीरे धीरे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब होते जा रही थी कि डॉक्टर शंकर को एक एक करके अपने एसेट्स भी बेचने पड़े। सबसे पहले उनकी गाड़ी थी जो उनको बहुत प्यारी थी, लैंड रोवर, पहले एक बेचनी पड़ी फिर दूसरी। इसके बाद एक एक करके उनके पास 2 एम्बुलेंसेस थी वो बेची उन्होंने और फिर धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइल्यूट करना शुरू किया। इसके बाद वो दिन आ गया जब उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था। एंड देन फाइनली ही हैड टू सेल हिज हाउस। अभिषेक कहता है कि उसने कहानियों में बड़ा सुना था कि रिचेस टू रैग्स कुछ होता है, वो कभी सोचता नहीं था ऐसा असली में होता होगा, पर अभी वो खुद उसे जी रहा था। जैसे एक तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, हॉस्पिटल में भी कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी। क्रिटिकल पेशेंट्स लगातार हाथ से निकल रहे थे। कई सारे केसेस में अनएक्सपेक्टेड डेथ ही हो गई। लोगों ने तो अफवाह फैला दी कि हॉस्पिटल ही अनलकी है। कई सारे लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि डॉक्टर शंकर मेंटली इल हो चुके हैं। वो फ्लोर जिस फ्लोर पे कई सारी डेथ हुई थी वो फ्लोर सील कर दिया गया और वहां पे इंक्वायरी बैठा दी गई। वो हॉस्पिटल जो एक टाइम पे शहर का प्राइड था, अब वहां लोग जाने से डरने लगे। सब कुछ जैसे खत्म ही हो गया था। लेकिन अभिषेक बताता है कि इन सब चीजों के दौरान राघव भैया या राघव चाचू, अभिषेक उन्हें चाचू करके एड्रेस करता है, राघव चाचू हमेशा से उनके साथ थे, हर वक्त हर समय हर सिचुएशन में। चाहे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने में साथ हो, चाहे वो अभिषेक को स्कूल से लाना हो, घर शिफ्ट करवाना हो, हॉस्पिटल के काम संभालने हो, हर जगह राघव चाचू अवेलेबल रहते थे, हर जगह हेल्प करते थे। लोग कहते ऐसे टाइम में ही ना देखो असली अपने पहचाने जाते हैं। अभिषेक भी मानता था कि अगर राघव चाचू नहीं होते ना
तो पापा खुद को संभाल नहीं पाते। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस आदमी को सबसे बड़ा सहारा समझा जा रहा था, वही आदमी सारी चीजें टूटने का, धीरे धीरे खराब होने का सबसे गहरा राज था। डॉक्टर शंकर की जो हालत थी ना, वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वो अंदर से ना टूटते जा रहे थे। मेंटली तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, उनमें कोई हिम्मत नहीं बची थी। वो अल्कोहलिक हो चुके थे और अब वो हर एक छोटे काम के लिए राघव भैया पे डिपेंडेंट थे। राघव भैया भी बिल्कुल सच्चे भाई की तरह हर कदम पे उनके साथ खड़े थे। अब ऐसे करते करते डॉक्टर शंकर और उसकी फैमिली उनके पुराने घर में शिफ्ट हो गए थे। 3 साल लगभग वहां बीत चुके थे। लाइफ थोड़ी सी बेटर हो चुकी थी, सिया भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, जिंदगी नॉर्मल चल रही थी कि एक दिन राघव चाचू ने हमें कहा कि देखो बहुत दिन हो गए दुख में जीते हुए, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना जिंदगी में एक्साइटमेंट लाते हैं। मैंने एक पार्टी रखी है अपने घर पे, छोटी सी, क्लोज फ्रेंड्स आएंगे और आप सबको आना है। पार्टी में आपका एकदम मूड ना अपलिफ्ट हो जाएगा। डॉक्टर शंकर ने पार्टी की बात पे मना कर दिया, पर फिर राघव भैया ने उन्हें समझाया कि दादा देखो, बच्चों के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आप कब से सिया से नहीं मिले हो, आप आगे सिया से भी मिल लोगे। आप रिकॉल कर पा रहोगे ना दोस्तों कि सिया दादी के पास चली गई थी, राघव भैया की जो मदर है उनके घर पे आ गई थी सिया देख रेख के लिए ना, तो मिलना महीने में कभी कभी हो जाता था, पर डॉक्टर शंकर सिया से बहुत कम मिलते थे। तो इसी बात पे फिर डॉक्टर शंकर ने हाँ भर दी। रात को जब अभिषेक और डॉक्टर शंकर राघव भैया के घर पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सुंदर सी लाइट्स थी, हल्का सा म्यूजिक था और सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। सबके हाथ में ड्रिंक्स थी, सब रिलेटिव्स आपस में बात कर रहे थे, बहुत लाइट माहौल था। पर अभिषेक बताता है कि उस रात पता नहीं क्यों उसको ना वहाँ पे घुटन सी महसूस हो रही थी, जैसे वहाँ की हवा ना भारी हो। सब लोगों के बीच में डॉक्टर शंकर भी बैठ गए। कुछ देर बाद डॉक्टर शंकर उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो राघव उन्हें एक तरफ को डायरेक्ट कर देता है कि वहाँ जाके आप कर लो। अब राघव ने जो भी जगह उन्हें बताई थी, शायद डॉक्टर शंकर गलत दरवाजा खोल बैठे। वो एक कमरे के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ पे वॉशरूम यूज करते हैं। वॉशरूम यूज करके जब वो बाहर वापस आ रहे होते हैं उस कमरे से, तो उनकी नजर टेबल पे रखी एक डायरी पे पड़ती है। ये डायरी तो डॉक्टर शंकर के फादर की डायरी थी। वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि वो डायरी यहाँ कैसे है। डॉक्टर शंकर खुद को रोक नहीं पाते और उस डायरी की तरफ चलते हैं। तो जब उस डायरी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि उस डायरी, वो जो टेबल थी, उसके बगल में एक लॉन्ड्री बास्केट थी और उस लॉन्ड्री बास्केट के अंदर सिया की वही डॉल थी जिसको वो बहुत प्यार करती थी। वो उस डॉल को उठाते हैं और देखते हैं कि डॉल के कपड़ों की चेन खुली हुई थी, जिसमें एक पेपर था और उसके अंदर नाम लिखे थे, मीरा शंकर, महेश शंकर, सावित्री शंकर। हर नाम के सामने एक तारीख लिखी थी और ये वही तारीख थी जिस दिन वो लोग मरे थे। डॉक्टर शंकर एक डॉक्टर थे, बहुत लॉजिकल थे, पर उस पल उनके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। डायरी उठाकर देखते हैं वो, तो अंदर पूरे परिवार की फोटो थी, जिसे देख के उनका दिल एकदम बैठ जाता है। और फिर वहीं नीचे एक फ़ोन नंबर भी लिखा होता है। डॉक्टर शंकर के हाथ काँप रहे होते हैं, पर वो उसको उठाते हैं, डायरी को बंद करते हैं और फ़ोन में फटाफट उस नंबर को सेव कर लेते हैं और बिना किसी को बताए वो वापस पार्टी में आ जाते हैं। चेहरे पे वो कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ फील ना हो, बहुत नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं, पर अंदर ही अंदर उनके तूफान चल रहा होता है। अभिषेक बताता है कि रात को घर लौटने के बाद पापा ने मुझे ये सारी बातें बताई और मैं लिटरली हिल गया। अगले दिन मॉर्निंग में वो जो नंबर था, उस नंबर पे उन्होंने कॉल किया। कॉल पे दूसरी तरफ से बहुत भारी सी आवाज़ आई। पहले तो उसने बात करने से मना करा, पर जब उसने डॉक्टर शंकर, मीरा और दादा दादी का नाम सुना, तो उसके बाद उसने बात करा और हल्के से हंसते हुए वो बोला, हाँ राघव जी का काम तो मैंने कर दिया। अब आप बताओ क्या करवाना है। डॉक्टर शंकर एकदम सदमे में आ गए, पर उन्होंने थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक मनगढ़ंत सी कहानी उसको बोली। उसके बाद उस आदमी ने बताया कि वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता है। वो आदमी बोलता है, पैसे लगते हैं और सारी डिटेल्स, फोटो, कपड़े, नाम, जन्म तारीख सब मुझे चाहिए होती है। डॉक्टर शंकर के हाथ कांप रहे थे और उनके हाथ से लिटरली फोन गिर जाता है। वो कॉल कट करते हैं और बस सुन्न होकर बैठ जाते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि क्या सच है क्या झूठ। राघव ने ये करा है, ये यकीन कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अभिषेक बताता है कि पापा एक कुर्सी पे बैठे रहे, उनके दिमाग में साल भर की हर बात घूम रही थी। राघव का हर वक्त पास रहना, हर डिसीजन में घुसना, पापा का इमोशनल तौर पर और कमज़ोर और डिपेंडेंट बना देना। पहली बार पापा को महसूस हुआ कि शायद ये सब सिर्फ बैड लक नहीं था, किसी ने ये सब प्लान किया था और वो कोई बाहर वाला नहीं था, घर के अंदर का ही था। अभिषेक लिखता है कि उस रात के बाद पापा एकदम शांत हो गए थे, ना गुस्सा करते थे, ना उनको आंसू आते थे, ना ही वो कोई सवाल पूछते थे। बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे उनके अंदर कुछ टूट कर अब पत्थर बन गया हो। अगले दिन उन्होंने बस एक काम किया, अपने फोन में उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग चेक करी। उन्होंने उस तांत्रिक से हुई हुई बात को पूरा रिकॉर्ड कर लिया था।
बहुत अच्छी बात है कि सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं या एक्चुअल में जो मेरा भी फ़ोन है इसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है और कई बार बहुत मुश्किल टाइम में आपका साथ देती है। तो यही डॉक्टर शंकर के साथ भी हुआ था। अभिषेक बताता है कि 2 दिन तक पापा ने राघव भैया के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया। राघव भैया घर आते, सिया की अपडेट देते, अभिषेक से मिलते, पापा को हॉस्पिटल वगैरह के जो पेपर्स थे वो सब दिखाते थे वो, और पापा उनको बस ध्यान से देखते रहते थे, बस घूरते रहते थे। अभिषेक बोलता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कब तक पापा राघव चाचू को इतनी गहरी नज़र से देखेंगे। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, पर तीसरे दिन डॉक्टर शंकर ने राघव भैया को घर बुलाया। राघव भैया के साथ साथ उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स को भी बुलाया और उस तांत्रिक को भी बुलाया। राघव के साथ साथ राघव की एक छोटी बहन थी और उसके पेरेंट्स थे, उनको भी घर पे बुलाया गया। अब सब लोग बड़े टेंशन में थे, बड़ी चिंता में थी कि ऐसा क्या हो गया कि हमें सबको ऐसे बुलाया गया है। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे और सबको इंतजार था राघव भैया के आने का। राघव भैया को लगा शायद आज तो पार्टी है, वो कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह लेके घर के अंदर पहुंचा, और जैसे ही घर के अंदर वो पहुंचा, घर का दरवाजा खोलते ही उसने तांत्रिक को देखा और भाई वो वहीं पे नम हो गया। डॉक्टर शंकर ने बिना देरी करे उससे सीधा एक सवाल पूछा, तुम मुझे कितने साल से बर्बाद कर रहे हो? राघव ने पहले हंसा, बोलता है भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, आप ठीक हो ना? आप पानी पिया आपने? राघव जब ये ऊटपटांग बातें कर रहा था तो डॉक्टर शंकर ने अपना फोन निकाला, सबके सामने टेबल के बीच में रखा और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रूम में वही आवाजें गूंज पड़ी, वही कन्वर्सेशन गूंज पड़ी जो कि डॉक्टर शंकर ने तांत्रिक के साथ करी थी। तांत्रिक भी थोड़ा सा पैनिक में आ गया और तांत्रिक बोलता है जोर से, यही आया था मेरे पास, यही आया था, इसने बोला था परिवार तोड़ना है। राघव का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। सारे लोग राघव पे चिल्लाने लगते हैं। राघव के फादर उठते हैं और राघव को पीटने लगते हैं। पीछे से डॉक्टर शंकर चिल्लाते हैं, क्यों, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? राघव पहले बहुत देर तक कुछ नहीं बोलता और फिर जब वो बोलता है तो वो अपनी जुबान से शब्द नहीं निकालता, वो कई सालों पुराना जहर निकालता है जो उसके अंदर जमा हुआ था। सब कुछ बिगाड़ा था तुमने, हर जगह तुम्हारी तारीफ, तुम्हारा नाम, तुम्हारी सक्सेस। लोग मुझे तुमसे कंपेयर करते थे, मैं जिंदा था पर महसूस होता था जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। डॉक्टर शंकर उसकी बात सुन के हैरान थे। डॉक्टर शंकर पूछते हैं कि मेरे फैमिली, मेरे परिवार ने क्या बिगाड़ा था तेरा? मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए था भाई, मुझे तुम्हारी जिंदगी टूटी हुई देखनी थी। मुझे चाहिए था कि तुम इतने कमजोर हो जाओ कि बिना मेरे खड़े भी ना हो सको। तुम्हारे लिए साला मैंने क्या नहीं किया, फिर भी मुझे जलील किया गया, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं बची थी। साला जहां भी जाओ हर जगह टोंट, शंकर से सीख, शंकर से सीख, शंकर को देख, कुछ कर जिंदगी में। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था। राघव, मैं तुझे भाई मानता था, गलती थी तुम्हारी, मैंने कहा तुमसे भाई मानो। रूम में बिल्कुल सन्नाटा था। सब राघव की बात सुन के हैरान थे। डॉक्टर शंकर ने पुलिस को सारे सबूत दे दिए, वो डायरी, वो फोटोज, वो डॉल वगैरह जो भी उसने करी थी, तांत्रिक का नंबर, रिकॉर्डिंग, तांत्रिक की इन्वेस्टिगेशन करी गई और फाइनली राघव गिरफ्तार भी हो गया। कोर्ट में केस चलने लगा और लोग हैरान थे कि कोई आदमी जलन में क्या इस हद तक गिर सकता है। दोस्तों, हमारे देश में, इनफैक्ट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में ब्लैक मैजिक और इस तरह की सारी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बने हुए हैं। इनफैक्ट ब्लैक मैजिक ही नहीं, मेंटली अब्यूज, थ्रेटन, ये सारे ना सेम उसमें रखा गया है इन सब चीज़ों को। और इसमें बताया गया है कि अगर किसी की डेथ होती है ब्लैक मैजिक की वजह से, अगर ये क्लेम करा जाता है कि ब्लैक मैजिक उसका कॉज है, तो ये उसी केस में ट्रीट करा जाएगा जिस केस में होमिसाइड एंड असॉल्ट सेक्शन होते हैं आईपीसी के। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक मैजिक का कोई लीगल केस नहीं बन सकता, बनता है। पर राघव को अगर सजा हो भी जाती, जेल हो भी जाती, उसने जो डॉक्टर शंकर का बिगाड़ा था उसके लिए क्या ही सजा थी? राघव के लिए सबसे बड़ी सजा जेल कभी भी नहीं हो सकती थी। राघव के लिए सबसे बड़ी सजा थी सच। ये सच सबके सामने आना ही राघव के लिए सबसे बड़ी सजा थी। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, ये एग्जैक्ट वही चीज है। ये भेदी नहीं था, ये तो घर को उजाड़ने वाला एक राक्षस था। डॉक्टर शंकर कभी पहले जैसे नहीं हो पाए। हॉस्पिटल को दोबारा से रिप्लेनिश कर पाना बड़ा मुश्किल था, पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को ना जारी रखा। इस बार नाम से ज्यादा उन्होंने नीयत पे फोकस किया। वो कम बोलते थे, पर हर पेशेंट को देखते वक्त उनकी आंखों में एक अलग सी गहराई होती थी, जैसे सिर्फ वो दिल नहीं दर्द भी समझने लगे हों। अभिषेक लास्ट में लिखता है कि लोग कहते हैं कि हमारे घर पे बैड लक था, पर सच ये है कि किसी ने हमें बैड लक भेजा था और वो इंसान हमारे घर का ही था। दोस्तों, कभी कभी कहानियां ना सिर्फ डरावनी नहीं होती, वो इंसान को अंदर तक हिला देती है। जब एक कहानी अभिषेक ने मुझे भेजी, उसने सिर्फ एक कहानी नहीं भेजी, उसने अपना सच मेरे सामने रखा। एक ऐसा सच जिसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, एक ऐसा सच
जो ये कहता है कि बुराई हमेशा डरावने काले कपड़े पहन के नहीं आती, कभी कभी वो मुस्कुराहट के साथ आती है, कंधे पे हाथ रख के आती है, मैं हूं ना कह के आती है। डॉक्टर शंकर ने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया, माँ बाप, पत्नी, अपना नाम, अपना काम, सब कुछ। लोगों ने उसे बैड लक कहा, किस्मत कहा, भगवान की मर्जी कहा, पर असल में ये सब एक इंसान की जलन का नतीजा था। एक ऐसा इंसान जो घर का था, भरोसेमंद था, अपना था। इस कहानी का सबसे डरावना पार्ट वो ब्लैक मैजिक नहीं था, बल्कि वो भरोसा था जो गलत इंसान पे किया गया। इसलिए अभिषेक का ये कहानी सुनाना शायद इतना जरूरी था, ताकि हमें याद रहे कि हर हाथ मिलाने वाला अपना नहीं होता, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता, और हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ हो ये भी जरूरी नहीं होता। मैं बस इतना कहूंगा कि जिंदगी में दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है वो अपना जो पीछे से दुश्मन निकले। दोस्तों, ये कहानियां मेरा शेयर करने का भी जो मोटिव होता है ना, वो ठीक है, डरावनी कहानियों की आप बहुत सारे लोग एंजॉय भी करते हो, बहुत सारे लोग अलग तरीके से भी इन चीज़ों को सुनते हो, बट मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे बीच होती है, इन चीज़ों से हमें बचना है, अवेयर रहना है। और मैं चाहता हूँ कि इतना तो कम से कम आदमी समझ जाए कि कल के दिन अगर कोई इंसान इस मामले में फंस के हेल्प मांगे तो आप लोग उसको उसका मन का वहम बोल के ना टाल दो, उसकी बात को ध्यान से सुनो, केयरफुली सुनो और उसकी मदद करने की कोशिश करो। मेरे एक मित्र हैं, कुछ दिनों पहले आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी आप ब्लैक मैजिक वाली कहानियां सुनाते हो वो इसलिए इतनी अच्छी हमें लगती है क्योंकि जो भी चीज़ आप बताते हो उन कहानियों में वो चीज़ें हमारे साथ ऑलरेडी हो रही होती हैं। तो मुझे जेन्युइनली उनकी बात सुन के ना एकदम दिल में एकदम से मतलब धक्का सा लगा, गूज बम्स से आए कि यार क्या ये चीज़ इतनी कॉमन है, और अगर इतनी कॉमन है तो क्यों इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक की कहानी, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कौन सी कहानियाँ ज़्यादा पसंद है, ब्लैक मैजिक, जिन पोजेशन, नॉर्मल पोजेशन, हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड हॉस्टल, जो भी आपको पसंद होगा आप मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा अगली कहानी वही लेके आऊँ जो मेजॉरिटी लोगों को पसंद आए। एंड जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो, ऐसे ही हम बहुत बढ़िया बढ़िया ओरिजिनल कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। बाय।